नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक नया अध्याय शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दोलन। मन में विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ा होगा। इनमें से कुछ जैसे कि सरल रैखिक गति तथा किसी प्रक्षेप्य की गति के विषय के बारे में तो आप पढ़ ही चुके हैं। इसमें दोनों ही गतियां अनावर्ती होती हैं। दोस्तों, हमने एक समान वर्तुल गति तथा सौर परिवार के ग्रहों की कक्षीय गति के बारे में भी पढ़ा हुआ है और साथ ही में आपने अपने बचपन में अपने पालने तथा झूले पर झूलने का आनंद भी लिया होगा। दोस्तों, ये दोनों ही गतियां पुनरावर्ती होती हैं, परंतु किसी ग्रह की आवृत्ति गति से भिन्न होती हैं। यहाँ वस्तु किसी माध्यम स्थिति में इधर उधर गति करती है, मतलब आगे पीछे की ओर आवृत्त गति में प्रचुर गति करती है। और इसके कुछ और उदाहरण हैं, जैसे कि नदी में डूबती उतरती हुई नाव, वाष्प इंजन में अग्र और पश्च चलता हुआ पिस्टन इत्यादि। दोस्तों, इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कहते हैं। दोस्तों, इस अध्याय में हम इसी गति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, किसी पिंड की साम्य स्थिति में इधर उधर मतलब अग्र पश्च करने की गति को हम दोलन गति या कंपनिक गति कहते हैं। चलिए अब देखते हैं आवर्त गति हम किसे कहते हैं। दोस्तों, एक निश्चित पथ पर गति करती हुई वस्तु जब किसी निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को हम आवर्त गति कहते हैं। दोस्तों, जब कोई वस्तु, कण या पिंड अपनी साम्यावस्था में इर्द गिर्द गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम दोलन गति या कंपन गति कहते हैं। दोस्तों, जब इस गति का आयाम बहुत कम होता है, अर्थात पिंड की इर्द गिर्द गति की दूरी बहुत कम होती है, तो इस गति को हम कंपन कहते हैं। जबकि इस गति का आयाम जब अधिक होता है, अर्थात पिंड अधिक दूरी तक इर्द गिर्द गति करता है, तो इस गति को हम दोलन गति कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, एक सरल लोकों की माध्यम स्थिति में दोनों तरफ होने वाली गति को हम दोलन गति कहते हैं। जब घर्षण का मान 0 हो तो पिंड को एक बार कंपन या दोलनी गति देने के बाद वह पिंड हमेशा गति करता रहता है। दोस्तों, कोई भी वस्तु या पिंड अपनी समयावस्था में विराम में रहता है, लेकिन जब कोई इस पर बाह्य से बल लगाकर इसे हिलाया जाता है तो पिंड या कण की स्थिति परिवर्तित हो जाती है। इसके विपरीत एक बल जो लगता है, जो पिंड को इसकी साम्यावस्था में ले जाने का प्रयास करता है, उसे हम प्रत्यानयन बल कहते हैं और इसी बल के कारण पिंड में कंपन तथा दोलन गति प्रारंभ हो जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रत्येक दोलन गति को आवर्त गति कहा जा सकता है, लेकिन प्रत्येक आवर्त गति को दोलन गति नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के तौर पर घूर्णन गति को आवृत्ति गति कहते हैं, लेकिन इसे दोलन गति नहीं कह सकते। एक पेंडुलम की गति दोलनी तथा आवृत्ति दोनों गति का उदाहरण है, लेकिन एक साइकिल के पहिए की गति को आवर्त गति कहा जा सकता है, दोलन गति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस प्रकार की गति में पहिया अपनी साम्यावस्था में इर्द गिर्द कंपन मतलब गति नहीं करता है, जबकि ये घूर्णन गति कर रहा है। दोस्तों, दोलन गति तथा कंपन गति एक ही है, लेकिन दोनों में ये अंतर होता है कि दोलन गति में साम्यावस्था में अधिक विस्थापन तक इर्द गिर्द गति होती है, जबकि कंपन गति में कम विस्थापन तक इर्द गिर्द गति होती है।
अर्थात दोलनी गति का आयाम अधिक होता है जबकि कंपन गति का आयाम बहुत ही ज्यादा कम होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आवर्त काल तथा आवृत्ति क्या होता है। दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि कोई गति जिसकी किसी नियमित समय अंतराल पर स्वयं पुनरावर्ती होती है उसे आवर्त गति कहा जाता है। दोस्तों, वह न्यूनतम समय अंतराल जिसके पश्चात गति को पुनरावृत्ति होती है इसका आवर्त काल कहलाता है। अतः इस समय को हम t द्वारा निरूपित कर सकते हैं। आवर्त काल का SI मात्रक सेकंड होता है। दोस्तों, आवर्त काल t के व्यक्तुक्रम में हमें प्रति इकाई समय में दोलनों की संख्या प्राप्त होती है। यह राशि आवर्त गति की आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति को म्यू द्वारा निरूपित किया जाता है। म्यू तथा t के मध्य निम्नलिखित प्रकार का संबंध होता है जो कि है म्यू बराबर 1/t। दोस्तों, आवृत्ति की SI मात्रक हर्ट्ज होता है जिसमें 1 हर्ट्ज बराबर है 1 दोलन प्रति सेकंड के। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि विस्थापन क्या होता है। दोस्तों, हम किसी कण के विस्थापन को उसके स्थिति सदिश में परिवर्तन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि यह कोई गुटका है जो किसी कमानी से संलग्न है और जिसका दूसरा सिरा किसी दृढ़ दीवार से लगा हुआ है। दोस्तों, यह गुटका घर्षण रहित पृष्ठ पर गति करता है। गुटके की गति को दीवार से दूरी अथवा विस्थापन x के पदों में व्यक्त किया जा सकता है, मतलब F बराबर है ऋणात्मक xt के। दोस्तों, विस्थापन को समझने के लिए हम एक दोलामान सरल लोकक का उदाहरण लेते हैं। दोस्तों, जब लोकक माध्यम स्थिति से चरम स्थिति A की ओर चला जाता है तो माध्यम स्थिति से इसका विस्थापन बढ़ जाता है और जब ये लोकक O की ओर लौटता है तो इसका विस्थापन कम हो जाता है। दोस्तों, दोलन स्थिति में सभी विस्थापन औसत स्थिति से मापे जाते हैं, मतलब संदर्भ स्थिति के मान के अनुसार विस्थापन चर का मान धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकता है। दोस्तों, विस्थापन को सदैव ही समय के गणितीय फलन द्वारा निरूपित किया जा सकता है। आवर्त गतियों में यह फलन समय का आवर्त होता है। दोस्तों, आवृत्ति फलनों में से एक सरलतम आवृत्ति फलन को इस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, मतलब ft बराबर है a cos ओमेगा t के। दोस्तों, सरल लोकक के लिए समय के फलन के रूप में ऊर्ध्वाधर से कोण को विस्थापन चर के रूप में निरूपित किया जा सकता है। यदि इस फल में कोणांक ओमेगा t में 2 पाई रेडियन का वृद्धि किया जाए तो इस फलन का मान वही मतलब f ही रहता है, तब भी ft आवृत्ति ही होता है जिसका आवर्तकाल t है, मतलब t बराबर है 2 पाई भाग ओमेगा के। अतः कोई फलन ft काल t का आवृत्ति होता है तो ft बराबर है f छोटा t जमा बड़ा T। दोस्तों, यदि हम ज्ञा मतलब साइन फलन ft बराबर a sin ओमेगा t को भी लें तो स्पष्ट रूप से यही परिणाम सही होता है। साथ ही में ज्ञा एवं कोज्या फलनों का एक घात संचय जैसे कि ft बराबर a ज्ञा ओमेगा t जमा b कोज्या ओमेगा t भी आवृत्ति फलन होता है जिसका आवर्तकाल भी t होता है। दोस्तों, यदि हम a को बराबर लें d कोज्या फाई के तथा b को बराबर लें d ज्ञा फाई के तो इस प्रकार से हम समीकरण को लिख सकते हैं ft बराबर d sin ओमेगा t प्लस फाई, जहाँ पर d तथा फाई अचर है। तो दोस्तों, इसके परिणाम स्वरूप हमें यह पता चलता है कि किसी भी आवृत्ति फलन को उचित गुणांक वाले विभिन्न आवर्त काल के ज्ञा एवं कोज्या फलनों में अध्यारोपण द्वारा व्यक्त किया जा सकता है।
जब कोई कण या पिंड अपनी माध्यम स्थिति या समयावस्था से इधर उधर एक सरल रेखा में गति करता है तो इस प्रकार की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था पेंडुलम को, मतलब लोकक को, जब हम लोकक को झुला देते हैं तो ये गति करना प्रारंभ कर देता है। मतलब अब ये लगातार गति करता रहेगा और एक मार्ग का अनुसरण करता हुआ गति करता रहता है। इसीलिए लोकक की गति को सरल आवर्त गति का उदाहरण कहा जाता है। दोस्तों, यदि घर्षण का मान 0 हो तो लोकक हमेशा यह गति करता रहेगा। चलिए अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये एक गुटका है जो कि कमानी से संलग्न है। इसका एक सिरा दीवार से लगा हुआ है। दोस्तों, जब स्प्रिंग पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है तब तक ये अपनी समयावस्था में ही रहता है। अब आप क्या करिए, स्प्रिंग के दूसरे सिरे को पकड़कर खींचे तो हम यहाँ पर पाएंगे कि यहाँ पर एक बल लग रहा है जो कि विपरीत दिशा में है। अब स्प्रिंग को दबाते हैं तो हम यह देखते हैं कि बाहर की तरफ एक बल कार्य करता है जो स्प्रिंग को पुनः समयावस्था में ले जाने का प्रयास कर रहा है। दोस्तों, वो बल जो कमानी को समयावस्था में ले जाने का प्रयास कर रहा है, इस बल को हम प्रत्यायन बल कहते हैं। यदि किसी पिंड पर F बल लगाया जाता है जिससे समयावस्था से x दूर तक विस्थापन उत्पन्न होता है तो वस्तु पर जो प्रत्यानयन बल आएगा वो आएगा F बराबर ऋणात्मक kx, जहां पर ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि यह आरोपित बल के विपरीत दिशा में लगता है। दोस्तों, मान लीजिए कोई एक कण है जो कि x अक्ष के मूल बिंदु पर धनात्मक a और ऋणात्मक a सीमाओं के भीतर अग्र और पश्च कंपन कर रहा है। दोस्तों, इस कण की गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं। यदि मूल बिंदु से कण का विस्थापन x समय के साथ निम्न समीकरण के अनुसार परिवर्तित होता है तो xt बराबर है a cos ओमेगा t जमा phi, जहां पर a ओमेगा तथा phi स्थिरांक है। दोस्तों, वह समय जिसके पश्चात गति की पुनरावृत्ति होती है वह t कहलाती है। प्रारंभिक स्थिति जब t बराबर 0 है तो आप कुछ भी देख लें, t का मान जो होगा वो स्थिर ही रहेगा। कण की चाल 0 विस्थापन मतलब x बराबर 0 पर अधिकतम तथा गति की चरम स्थितियों पर 0 होती है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर ये ग्राफ देख सकते हैं जो कि x तथा t के बीच में बना हुआ है। दोस्तों, ये ग्राफ समय के सतत फलन के रूप में कण के विस्थापन का मान देता है। यहाँ पर जो राशियां a, ओमेगा तथा phi हैं, वो आवर्त गति की विशेषता को बताती हैं। जहाँ पर x बताता है विस्थापन को, t बताता है फलन के समय को, a है आयाम, ओमेगा है कोणीय आवृत्ति, ओमेगा t जमा phi है कला तथा phi है कला स्थिरांक। दोस्तों, सरल आवर्त गति का आयाम a कण के अधिकतम विस्थापन का परिणाम होता है। दोस्तों, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं, चूंकि समय का कोज्या फलन जमा 1 से 1 के बीच विचरण करता है, इसीलिए विस्थापन चरम स्थिति जमा a से a के बीच ही विचरण करेगा। दोस्तों, दो सरल आवर्त गतियों के ओमेगा तथा phi समान लेकिन आयाम अलग अलग हो सकते हैं, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। जब किसी दिए गए आवर्त गति का आयाम a नियत है तो किसी समय t पर कण की गति की अवस्था को कोज्या फलन के कोणांक के द्वारा दर्शाया जाता है। समय पर आश्रित रहने वाली इस राशि को गति की कला कहते हैं। जब t बराबर होता है 0 पर तो कला का परिणाम phi होता है, जिसे कला नित्यांक कहते हैं।
यदि आयाम ज्ञात हो तो t बराबर 0 पर विस्थापन मान से फाई ज्ञात किया जा सकता है। दो सरल आवृत गतियों के a तथा ओमेगा समान लेकिन कला कोण फाई भिन्न हो सकते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि xt बराबर है a cos ओमेगा t के। चूंकि गति का आवृत काल t है तो xt का मान होगा x छोटा t जमा t के समान। मतलब a cos ओमेगा t बराबर है a cos ओमेगा छोटा t जमा t। अब चूंकि 2 पाई आवृत काल वाला कोज्या फलन आवृत्ति है, अर्थात जब कोणांक 2 पाई रेडियन से परिवर्तित होता है तो यह प्रथम बार स्वयं की पुनरावृत्ति करता है। मतलब ओमेगा छोटा t जमा t बराबर है ओमेगा t जमा 2 पाई के, अर्थात ओमेगा बराबर है 2 पाई भाग t के। दोस्तों, ओमेगा को सरल आवृत गति की कोणीय आवृत्ति कहते हैं और इसका SI मात्रक रेडियन प्रति सेकंड होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सरल आवृत गति तथा एक समान वर्तुल गति क्या होती है। दोस्तों, एक समान वर्तुल गति में हम यह देखेंगे कि वृत्त के व्यास पर एक समान वर्तुल गति का प्रक्षेप्य सरल आवृत गति कैसे करता है। इसके लिए आप एक उदाहरण लीजिए। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई एक गेंद को पकड़ा हुआ है जो कि एक डोरी से बंधी हुई है। अब आप क्या करिए, उस डोरी को पकड़ के क्षैतिज तल में उसे किसी निश्चित बिंदु के परित अचर कोणीय चाल में गति कराइए। तब गेंद क्षैतिज तल में एक समान वर्तुल गति करेगी। अपनी आंख को गति के तल पर केंद्रित करते हुए तिरछी ओर से अथवा सामने से गेंद का अवलोकन कीजिए। घूर्णन बिंदु को यदि हम मध्य बिंदु माने तो वह गेंद एक क्षैतिज तल पे अनुदिश इधर उधर गति करती हुई प्रतीत होगी। दोस्तों, इस प्रक्रिया में हम जो कुछ अवलोकन करते हैं, वास्तव में वह हमारी दृष्टि की दिशा के अभिलंबित व्यास पर बॉल की गति होती है। दोस्तों, यहाँ पर आप एक वृत्त का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए कि इसका जो केंद्र है वो है O। मान लीजिए कि कोई कण P जो कि त्रिज्या a से एक वृत्त पर कोणीय चाल ओमेगा से एक समानीय गति कर रहा है। दोस्तों, अब आप क्या कीजिए, इस P से एक लंबवत x अक्ष पर गिराइए। कण की प्रारंभिक स्थिति सदिश अर्थात t बराबर 0 पर सदिश OP है, जो कि धनात्मक x अक्ष के साथ कोण फाई बनाता है। दोस्तों, t समय के बाद ये अगला कोण ओमेगा t पूरा करता है और इसकी स्थिति सदिश x अक्ष के साथ एक कोण ओमेगा t जमा फाई बनाती है। अब दोस्तों, x अक्ष पर स्थिति सदिश OP के प्रक्षेप पे विचार करें, जो कि OP डैश होगा। जब कण P वृत्त पर गति करता है तो x अक्ष पर P डैश की स्थिति प्रदत्त की जाती है। मतलब xt बराबर होता है a कोज्या ओमेगा t जमा फाई के, जो कि सरल आवृत गति का परिभाषिक समीकरण है। P की गति के प्रक्षेप्य को हम किसी भी व्यास जैसे कि y अक्ष पर भी ले सकते हैं। इस स्थिति में y अक्ष पर P डैश का विस्थापन yt होगा। मतलब yt बराबर होगा a या ओमेगा t जमा फाई के। यह भी एक सरल आवृत गति है जिसका आयाम x अक्ष पर प्रक्षेप्य के समान ही है, लेकिन इसकी कला पाई भाग 2 से भिन्न है। दोस्तों, वर्तुल गति तथा सरल आवृत गति के बीच इस संबंध के बावजूद सरल रेखिक आवृत्ति गति में किसी कण पर लगता हुआ बल किसी कण को एक समान वर्तुल गति में रखने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल से काफी अलग है। गति में वेग तथा त्वरण क्या होता है?
दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में एक समान वर्तुल गति के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, एक सामान्य वर्तुल गति करते हुए किसी कण की चाल इसकी कोणीय चाल गुणा वृत्त की त्रिज्या a के बराबर होती है। मतलब v बराबर है ओमेगा a के। किसी समय t पर वेग v की दिशा वृत्त के उस बिंदु पर स्पर्श सज्जा के अनुदिश होती है जहां कण उस क्षण पर अवस्थित होता है। दोस्तों, ज्यामिति के अनुसार किसी समय t पर प्रक्षेपित कण p' का वेग है vt बराबर ऋणात्मक v sin थीटा, जहां पर थीटा बराबर है ओमेगा t जमा फाई के। तो दोस्तों, इसके अनुसार vt बराबर आएगा ऋणात्मक v sin ओमेगा t जमा फाई, मतलब ऋणात्मक ओमेगा a sin ओमेगा t जमा फाई। दोस्तों, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह ये दर्शाता है कि vt की दिशा x अक्ष की धनात्मक दिशा के विपरीत है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरल आवृत्त गति में त्वरण क्या होता है। दोस्तों, सरल आवृत्त गति में त्वरण किसी भी केंद्राभिमुख त्वरण द्वारा दिया जाता है। मतलब AC बराबर है v वर्ग 2 भाग a के। मतलब AC बराबर है a ओमेगा वर्ग 2 के। दोस्तों, केंद्राभिमुख त्वरण के दो घटक होते हैं जो कि है AC कॉजा थीटा जो x अक्ष पर है और AC sin थीटा जो कि y अक्ष पर है। दोस्तों, अगर यहाँ पर कला शून्य नहीं है तो त्वरण जो होगा x अक्ष पर वो आएगा ऋणात्मक AC कॉजा ओमेगा t जमा फाई। मतलब ऋणात्मक a ओमेगा वर्ग 2 कॉजा ओमेगा t जमा फाई। इस समीकरण को पुनर्व्यवस्थित करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो होगा ऋणात्मक ओमेगा वर्ग 2 x t जो कि त्वरण है। दोस्तों, ये समीकरण एक बहुत महत्वपूर्ण परिणाम देता है। इसके अनुसार सरल आवृत्त गति में कण का त्वरण इसके विस्थापन के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों, यदि हम फाई को बराबर रखें शून्य के तो xt, vt और at के व्यंजक को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मतलब xt बराबर है a कॉजा ओमेगा t, vt बराबर है ओमेगा a sin ओमेगा t और at बराबर है ओमेगा वर्ग 2 a कॉजा ओमेगा t। दोस्तों, इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि सरल आवृत्त गति में किसी कण का विस्थापन वेग तथा त्वरण का आवृत्त काल t समान होता है, लेकिन उनकी कलाओं में भिन्नता होती है। इसमें सभी राशियां समय के साथ ज्यावक्रीय विचरण करती हैं। केवल उनकी उच्चिष्ट में अंतर होता है तथा उनके आलेखों में कलाओं की भिन्नता होती है। मतलब x ऋणात्मक a तथा a के मध्य विचरण करता है, vt ऋणात्मक ओमेगा a तथा ओमेगा a के मध्य में विचरण करता है तथा at ऋणात्मक ओमेगा वर्ग 2a तथा ओमेगा वर्ग 2a के मध्य विचरण करता है। विस्थापन आलेख के सापेक्ष वेग आलेख की कला में पाई भाग 2 का अंतर है तथा त्वरण आलेख की कला में पाई का अंतर है। चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सरल आवृत्त गति के लिए बल का नियम क्या कहता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मान लीजिए ये कोई एक गुटका है जो कि कमानी से संलग्न है और इसका एक सिरा दीवार से लगा हुआ है। दोस्तों, मान लीजिए कि a यहाँ पर आयाम है और x विस्थापन है, तो
जैसा कि हम जानते हैं कि Ft बराबर होता है ऋणात्मक k x t के। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ा है कि xt बराबर है a cos ओमेगा t के, और हम ये भी जानते हैं कि त्वरण बराबर होता है ऋणात्मक a ओमेगा वर्ग 2 cos ओमेगा t के। तो इसके अनुसार हमारे पास त्वरण है ऋणात्मक ओमेगा वर्ग 2 x के। दोस्तों, न्यूटन की गति के दूसरे नियम तथा आवर्त गति करते हुए किसी कण के लिए त्वरण के व्यंजक का प्रयोग कुछ इस प्रकार से दिया जाता है, जो कि है Ft बराबर m a के, जहां पर m भार है तथा a त्वरण है। तो दोस्तों, समीकरण 1 तथा 3 के अनुसार हमारे पास k आएगा k बराबर m ओमेगा वर्ग 2, मतलब ओमेगा बराबर है घनमूल k भाग m के। दोस्तों, त्वरण की तरह बल हमेशा माध्यम स्थिति की ओर निर्दिष्ट रहता है। दोस्तों, जैसा कि आप समीकरण 1 के अनुसार देख सकते हैं कि बल xt के समानुपाती है। दोस्तों, जब बल x के समानुपाती होता है तो इसे रैखिक आवृत्ति दोलक कहते हैं, बल्कि दोस्तों जब f xt के समानुपाती नहीं होता है तो इसे हम अरैखिक दोलक गति कहते हैं। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।